फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाला का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्माकोलॉजी। ये टॉपिक आप लोगों के लिए सभी तरह के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मींस फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे डीसीओ एग्जाम, चाहे जीपेट एग्जाम, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम में चाहे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, इस पूरे वीडियो में मैं पूरी चीज बताने वाला हूं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो, तो आप अपने करियर के लिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं, नया वीडियो अपलोड करूं, तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल सके और आप मेरा कोई सा वीडियो क्या मिस नहीं कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज और देखना, यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट लगा रखी है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें और अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट पढ़े। मैं चाहे यहाँ पे डिप्लोमा लेवल की बात करूं, चाहे डिग्री लेवल की बात करूं, चाहे मैं फार्मेसी की बात करूं, चाहे मेडिकल की बात करूं, चाहे डेंटल की बात करूं, चाहे नर्सिंग की बात करूं, चाहे मैं फिजियोथेरेपी की बात करूं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं चाहे साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, सभी के लिए मैं आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उसको क्लिक करें और अपना सब्जेक्ट पढ़ें। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूरेसेमाइड की हम कंप्लीट चीज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, कौन सा ये फार्माकोलॉजी कैटेगरी है या मेडिसिनल केमिस्ट्री कैटेगरी है, ये मैकेनिज्म एक्शन में क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, इसका किस तरह साइट ऑफ एक्शन होता है, और फिर उसके बाद में इसका आईयूपीएसी नाम, मतलब केमिकल कैटेगरी के बेसिस पे हम उसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे और उसके बाद में हम उसका सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज आपको मैं बताता जाऊंगा। टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पॉइंट पे बनता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या क्या चीज लिखनी है, मैं ये चीज कंप्लीट वीडियो बताने के बाद में बता पाऊंगा कि कौन सा पॉइंट आपको कहां लिखना है। तो आप अपन देखते हैं यहाँ पे कैसा देखा आप लोग, दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ्यूरेसेमाइड है। फ्यूरेसेमाइड देखेंगे तो आप देखना यहाँ पे सल्फोमाइल एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये सल्फोमाइल एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव कैसे होता है ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे देखना, ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हम डायूरेटिक की बात कर रहे हैं। डायूरेटिक का मतलब इज इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। ओके, इसीलिए इनको आप क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स भी बोलते हैं। क्लियर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्लोरथाइजाइड में कि वाटर पिल्स इनको क्यों बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पे ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए एक चीज थोड़ा सा समझना, यहाँ पे एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, इस चीज को समझने के लिए देखना आप लोग। यहाँ पे एक सेल है, ये साइट कौन सी है, ल्यूमिनल वाली एरिया है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ और इधर वाली जो साइट है, ये साइट कौन सी है फ्रेंड्स, ये साइट है बेसोलेटरल। कौन सी साइट है, बेसोलेटरल। क्लियर, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। इस सेल पे लुमिनल का मतलब इस तरफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है नेफ्रॉन के साथ में, नेफ्रॉन से फिल्टर होके आ रहा है, इस तरफ फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे मूव करता रहता है। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं अपन, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उस जगह की बात कर रहे हैं। और ये फिल्ट्रेट होके जैसे जैसे मूव कर रहा है, उस जगह की जो सेल है, उस सेल में क्या होता है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चैनल सिस्टम होता है। देखिएगा आप यहाँ पे, इस चैनल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पोटेशियम मूव कर रहा है तो हम इसको पोटेशियम चैनल बोलते हैं। क्लियर है, पोटेशियम चैनल बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला चैनल है, इसमें देख रहा होगा आपको क्लोराइड चैनल है, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड चैनल। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोराइड चैनल
क्लोराइड का मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली ध्यान देना, इधर से सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम एक जगह से इस लुमिनल साइड से सेल के अंदर आ रहा है। कीप इन माइंड, सोडियम भी जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है, क्लोराइड भी जा रहा है। तो देखना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड। ओके, इसको को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टर। इसको हम को ट्रांसपोर्टर क्यों बोलते हैं, ये चीज आप लोगों को ये भी ध्यान देना, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम पे एक एक पॉजिटिव चार्ज है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे 2 क्लोराइड इस तरह मूव करता है। क्यों करता है, यहाँ पे कीप इन माइंड, यहाँ पे ध्यान देना, इसलिए क्योंकि ये पोटेंशियल मैंने जो इसके जितने पॉजिटिव जा रहे हैं उतने ही नेगेटिव जाते हैं, इसलिए सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। को ट्रांसपोर्ट का मतलब अपोजिट आयंस को एक साथ अंदर लेके जा रहा है। क्लियर? सिमिलरली यहां पे देखना, ये पोटेशियम का मूवमेंट करता है तो हम इसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल। क्या बोलेंगे, पोटेशियम चैनल। क्लियर? फिर उसी की तरह से ध्यान देना, यहां से ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पोटेशियम को मूव कर रहा है, सोडियम को मूव कर रहा है। एक तरफ पोटेशियम अंदर जा रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्लियर? मतलब यहां पे एनर्जी यूज होती है। इस सिस्टम को हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोलते हैं। ये सिस्टम है। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही फिल्ट्रेट होता है नेफ्रॉन से, उस फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है और एट द सेम टाइम पोटेशियम जो अंदर गया वापस पोटेशियम चैनल के थ्रू बाहर आ गया। क्लियर है? फिर ये सोडियम और क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड चैनल से इस तरफ आ गया और सोडियम क्या हुआ, इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज के साथ में इस तरफ आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम पोटेशियम अंदर आ गया और पोटेशियम चैनल से वापस इधर आ गया। इस तरह से ये मूवमेंट होता रहता है। अल्टीमेटली नेट रिजल्ट इस प्रोसेस का क्या हुआ ये समझना। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो ये वाला पार्ट है, ये सोडियम क्लोराइड ये क्या हुआ, हमारा यहां से लेके ये यहां आ गया। क्लियर? मतलब फिल्ट्रेट से इस तरफ आ गया। अब समझना, ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। इस नॉर्मल प्रोसेस के टाइम पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे लुमिनल पोटेंशियल डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस डेवलपमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ पोटेशियम। तो उस वजह से क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों आयंस इसका मूवमेंट इस तरफ हो जाता है, लुमिनल मेम्ब्रेन से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ। तो यहाँ पे इसका मतलब यूं कहूंगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन अंदर की तरफ हो जाता है, फिल्ट्रेट से अंदर की तरफ हो जाता है। इसका मतलब समझना, हमारी बॉडी रिटेन कर रही है किसको, सोडियम को कर रहा है, क्लोराइड को रिटेन कर रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिटेन कर रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब इसको समझना आगे कैसे, जो हमने फ्यूरेसेमाइड लिया है उस फ्यूरेसेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि ये इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, इनिबिशन करता है। कौन करता है, फ्यूरेसेमाइड। इसको कौन करता है, फ्यूरोसेमाइड इसको ब्लॉक करता है। जैसे ही इसको ब्लॉक करता है, इसको इनिबिशन करता है, व्हाट विल हैपन, सोडियम क्लोराइड और ये मूवमेंट नहीं होगा, ये मूवमेंट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसा कि मैंने नेट रिजल्ट इस चीज का बताया था कि सोडियम और क्लोराइड का इस तरह एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहां से फिल्ट्रेट से। सिमिलरली जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो लुमिनल पोटेंशियल का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये वहां से क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एब्जॉर्प्शन इधर नहीं आएगा। मतलब ये भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ये भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो यूरिन में ही रह गया। कौन, सोडियम
सोडियम रह गया, क्लोराइड रह गया, कैल्शियम रह गया, मैग्नीशियम रह गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है उसमें आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से वाटर कंटेंट वहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट में यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये इसका मतलब क्या हो गया, डायूरेटिक इफेक्ट आ गया। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था डायूरेटिक इफेक्ट क्या होता है, जो यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे। क्लियर? अब मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो चीज बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फ्यूरेसेमाइड हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये लूप ऑफ हेनले में क्या करता है, अपना एक्शन देता है। कहां देता है? लूप ऑफ हेनले पे एक्शन देता है। क्यों, किस जगह पे देता है? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो नीचे की तरफ मूव करती है, थिक असेंडिंग लिम्ब होती है, जो लूप ऑफ हेनले की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रही है, उस पे एक्शन करता है। तो उस जगह पे क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कि इनहिबिशन करता है किसका, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट पोर्टर का, इस पोर्टर का इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखना आप लोग, यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं आ पाता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नेट्रियूरेटिक इफेक्ट होता है। नेट्रियूरेटिक, जैसा मैंने क्लोरथाइजाइड वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, Na का मतलब सोडियम होता है, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, इसका सिंबल होता है, इसलिए नेट्रियूरेटिक है। मैक्सिमम नेट्रियूरेटिक इफेक्ट का मतलब जितने भी क्या होते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फ्यूरेसेमाइड का नेट्रियूरेटिक इफेक्ट होता है। और हाई सीलिंग का मतलब समझना, हाई का मतलब ज्यादा, सीलिंग का मतलब छत, इसका मतलब इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है किसमें, हाई सीलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, फ्यूरेसेमाइड हो रहा है, कि मींस मैक्सिमम इफेक्ट आता है फ्यूरेसेमाइड का। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, देखना मैंने बता दिया सोडियम क्लोराइड का तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए नेट्रियूरेटिक इफेक्ट हम बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट समझना फ्रेंड्स, क्या यहां पे देखना, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का भी मैंने एब्जॉर्प्शन नहीं बताया, साथ में पोटेशियम का। तो इस तरह से समझना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है, इनका एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है। मैं एरो ऊपर की तरफ बना रहा हूं तो समझना इंक्रीज हो रहा है एक्सक्रीशन। एट द सेम टाइम इस फ्यूरेसेमाइड का क्या एक्शन होता है, फ्यूरेसेमाइड का एक्शन होता है वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन होता है। मतलब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, वैसे तो एसिटाजोलामाइड होता है, लेकिन इसका इफेक्ट भी वीक इफेक्ट होता है किस पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पे। इसीलिए बाइकार्बोनेट का भी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्यूरेसेमाइड। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हम इसका पढ़ेंगे कि मेनली इसका इफेक्ट कहां यूज करते हैं, मींस इसका ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन को क्या करता है, ये यूरिन में फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। यूरिन वॉल्यूम जब बढ़ता है तो जनरली हम इसको यूज करते हैं इडिमा में। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन इसका यूज देखते हैं। जैसा कि अपन ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, लूप डायूरेटिक है और नेट्रियूरेटिक इफेक्ट का। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये यूरिन वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो फ्लूइड है बाहर निकल जाता है। तो मैंने बोला था कि ईडिमा में पहला यूज होता है इसका, ईडिमा में। ईडिमा का मतलब क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। उस रिटेंशन में ध्यान दीजिएगा, किसी भी इडिमा में इसको यूज किया जा सकता है। मतलब उसका क्या हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑफ इटियोलॉजी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से सूजन आ रही हो, इडिमा हुआ हो, चाहे हिपेटिक लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो,
चाहे रीनल मतलब किडनी की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो, उन सभी की वजह से किसी भी वजह से ईडिमा हुआ हो, मीन सूजन आई हुई हो, तब भी हम उसको यूज करते हैं, किसको, फ्यूरिसेमाइड को। फिर आता है नेक्स्ट दूसरा, एक्यूट पल्मोनरी ईडिमा। एक्यूट पल्मोनरी ईडिमा क्या होता है, किसकी वजह से होता है, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, एक्यूट LVF, LV का मतलब लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से हो सकता है ईडिमा, जिसमें फॉलोड बाय MI। MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्यूट LVF या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से एक्यूट पल्मोनरी ईडिमा होता है, जिसमें भी इसको हम फ्यूरिसेमाइड को यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है कौन सा, सेरिब्रल ईडिमा। सेरिब्रल ईडिमा ध्यान दीजिएगा, मतलब ब्रेन की बात हो रही है वहां पर भी, लेकिन यहाँ पे याद रखना ऑस्मोटिक डायूरेटिक प्रीफर्ड किए जाते हैं, इसको प्रीफर नहीं करते। ये क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर उसके बाद में ध्यान देना हाइपरटेंशन में, मींस हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। हाई बीपी में भी इसको यूज किया जाता है। हाई बीपी का वन ऑफ द रीजन हो सकता है कौन सा, हाई क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्टर ज्यादा होता है, हाई टेंशन हो जाता है, जिसमें यदि हम डायूरेटिक यूज कर दे तो कार्डियक सिस्टम पे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, कीप इन माइंड, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, मैलिग्नेंसी का मतलब होता है यहाँ पे कैंसर, कैंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कैंसर में हाइपर का मतलब ज्यादा, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, प्लस ईमिया का मतलब ब्लड। ध्यान दीजिएगा, जब कैंसर में के टाइम पे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ध्यान देना, मैंने बताया था ये फ्यूरिसेमाइड कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, मतलब इसका एक्सक्रीशन बाहर करता है यूरिन में, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में इसको देते हैं। ये इस तरह से इसके यूजेस हो गए। नाउ अब अपन बात करते हैं इसके, मैंने जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि सल्फोमाइल एथेनोलिक एसिड डेरिवेटिव कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका आईपीसी नाम क्या है, ध्यान देना, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिएगा यहाँ पे इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए मैं एक चीज बनाता हूं, यहाँ पे एक बेंजीन स्ट्रक्चर बनाता हूं। बेंजीन आपको सबको पता होगा, बेंजीन पे यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना लगा देता हूं तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे NH2 लगा देता हूं तो हम इसको बोलते हैं एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, यही इसमें सब है, कौन सा, बेंजीन आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये आ गया और NH ये आ गया, तो ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है, तो ये तो हमारे सामने ये आ गया एंथ्रानिलिक एसिड। दूसरी चीज आप देखना, यहाँ पे एक SO2NH2 जिसको सल्फोनामाइड बोलते हैं, इसको हम SO2NH2 को क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का हम सफिक्स यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं तो हम बोलते हैं उसको सल्फोमाइल और सल्फोनामाइड सफिक्स यूज करते हैं। अब याद ध्यान दीजिएगा, शायद पूरा नाम क्लियर हो गया, सल्फोमाइल एथेनोलिक एसिड डेरिवेटिव हो गया। अब अपन इसका आईपीसी नाम लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक ये रिंग सिस्टम है, हम इस रिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम इस रिंग सिस्टम को 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं। क्लियर, ये फ्यूरान रिंग सिस्टम होता है। वन मोर थिंग, यदि मैं यहाँ पे CH2 लगा दूं और डैश लगा दूं, मतलब ये ग्रुप हो गया जिसको बोलते हैं फर फ्यूराइल। क्या बोलेंगे हम, इस फ्यूरान से क्या बन गया, अब हमारे पास बन गया फर फ्यूराइल। ध्यान देना, फ्यूराइल तो इससे बना, फर एक कार्बन लगाने से फर बोलते हैं, फर फ्यूराइल हो गया। तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फर फ्यूराइल। क्लियर है, तो आप देखना हम इसका नंबरिंग करते हैं, तो आप नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसा कि आपको पता है, तो एंथ्रानिलिक एसिड 2 सेकंड पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है, 3rd 4th 5th एंड 6th पोजीशन। अब आप देखेंगे एंथ्रानिलिक एसिड तो सफिक्स हो गया, ये एंथ्रानिलिक एसिड
हो गया, ये एंथ्रेलिक एसिड हो गया। इस एंथ्रेलिक एसिड पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन आता है। एक सब्स्टिट्यूशन तो ये है जो किस पे है, नाइट्रोजन पे। हम इसको क्या बोले था, फरफ्यूराइल। तो नाइट्रोजन पे फरफ्यूराइल है तो नाइट्रोजन पे फरफ्यूराइल हो गया, क्लियर है। उसके बाद में 4 पोजीशन पे क्लोरो पोजीशन आ गया, 4 पोजीशन पे क्लोरो पोजीशन आ गया, और 5th पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा 5 सल्फामाइल। इस तरह से हमारा नाम क्या हो गया, एंथ्रेलिक एसिड का तो आपको डेरिवेटिव समझ में आ ही गया था। तो क्या नाम हो गया, 4 क्लोरो एन फरफ्यूराइल 5 सल्फोमाइल एंथ्रेलिक एसिड। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर है फ्यूरोसेमाइड, तो आपको याद रखना कैसे इसका स्ट्रक्चर से हम नाम से स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, स्ट्रक्चर से नाम कैसे याद करेंगे ये देखना। अब आप देखना, फ्यूरो से याद रखना फ्यूरान रिंग होता है, फरफ्यूराइल डेरिवेटिव होता है एमाइड से सल्फोनामाइड, याद रखना, क्लियर। और इस तरह से हमारा नाम याद हो जाएगा कौन सा, स्ट्रक्चर से फ्यूरोसेमाइड, मतलब इसमें फ्यूरान रिंग सिस्टम होता है, और कौन सा एमाइड होता है, मतलब एमाइड का मतलब सल्फोनामाइड होता है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जितना सिंपल इसका स्ट्रक्चर था उतना ही सिंपल इसका सिंथेसिस है। तो देखिएगा, आप अपन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, किसके, फ्यूरेसेमाइड के सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन, और 2 और 4 पोजीशन मींस 2,4 डाइक्लोरो 2,4 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड लेते हैं अपन। ओके, बेंजोइक एसिड हो गया, इसको क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं। इसका नाम क्या है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शायद आपको पता होगा सिंपल सी ये रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसका 5th पोजीशन पे अटैक होता है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है क्लोरोसल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, इसको गर्म करने से, और यहाँ पे SO2 अटैच हो जाता है, कीप इन माइंड। ये जैसा कि आपको पता है कि बेंजीन किस तरह की रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, क्लियर। नाउ अब जैसे ही SO2Cl अटैच होता है, यहाँ पे ध्यान देना, NH3 अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया की रिएक्शन के साथ में गर्म करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ ये क्लोरीन ही सब्स्टिट्यूट होता है अमोनिया से NH2 के साथ में, और लेकिन बाकी दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं होते। इसका रीजन है क्योंकि यदि हम ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड की बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में। इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से यहाँ पे ध्यान देना, इस क्लोरीन को तोड़ना नॉर्मल कंडीशन में मीन सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं होता, इसलिए ये क्लोरीन एज सच रहता है। इस क्लोरीन पे NH3NH2 ग्रुप लग जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एमिडेशन, मींस अमोनिया का रिएक्शन करवा के हम एमाइड बनाते हैं, अमोनिया का रिएक्शन करा के हम एमाइड बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम एमिडेशन बोलते हैं। शायद समझ में आ गया होगा क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होता। अब आपको पता होगा, जैसा मैंने बताया था कि जो साइड चेन होता है फरफ्यूराइल, वो फरफ्यूराइल का NH2 ग्रुप लेके आते हैं। ये फरफ्यूराइल था यदि ध्यान हो तो, और ये NH2 था। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस रहती है और गर्म करना पड़ता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस रहती है, और यहाँ पे बहुत सिंपल सी रिएक्शन यहाँ से
क्लोरीन और यहाँ से H करके माइनस HCl बाहर निकल जाता है और एज सच यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। इस तरह से ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है हमारा फ्यूरोसेमाइड ड्रग बन जाता है। फ्यूरोसेमाइड ड्रग बन गया मतलब यहाँ पे थर्ड रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सा कंडेंसेशन करवाया हमने, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इस तरह से हमारे पास 3 रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन फ्यूरोसेमाइड के लिए यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, SO2Cl जुड़ा, जैसे क्लोरीन जुड़ा हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं। ध्यान रखना जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ता है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। ओके, तो यहाँ पे ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, इसका मतलब NH2 ग्रुप यही लगेगा, इन दोनों जगह नहीं लगेगा। जैसे NH2 ग्रुप लगा हमने साइड चेन अटैच कर दी फ्यूराइल डेरिवेटिव किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में, जिसमें कंडेंसेशन हुआ फ्यूरोसेमाइड बना। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब अपन मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि क्वेश्चन आता है राइट कंप्लीट डिस्कशन या राइट शॉर्ट नोट 8 नंबर या 10 नंबर का फ्यूरोसेमाइड का, तो मैंने जितना आपको बताया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो उतना पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्शन, उसके यूजेज, उसका सिंथेसिस, ये पूरा लिखेंगे। मेरा विश्वास आपको लगभग पूरे नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। यहाँ पे दूसरी चीज बात करता हूँ राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूरोसेमाइड। फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन आता है तो आपको सिंथेसिस और स्ट्रक्चर के अलावा जितना मैंने बताया है वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। ये फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में यहाँ पे स्ट्रक्चर और सिंथेसिस लिखना जरूरी है, फार्माकोलॉजी में अपन वो चीज नहीं लिखते हैं। ये चीज तो हो गई आपका डिस्क्रिप्टिव। दूसरा क्वेश्चन हो सकता सिंपल सा राइट द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड, तो आपको ये पूरा का पूरा सिंथेसिस लिखना है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आगे करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जहां पर भी आपका पूरा बोर्ड भरा हुआ दिखता है वहां का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आपको मेन एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट में आपको रिवाइज करने में बहुत फायदा करेगा। अब मैं बात करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। याद रखिएगा शुरुआत में जैसे किया था लूप डायूरेटिक पहला क्वेश्चन बनता है, दूसरा हाई सीलिंग डायूरेटिक दूसरा क्वेश्चन बनता है, मैकेनिज्म एक्शन इसका सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करता है तीसरा क्वेश्चन बनता है, चौथा नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट मैक्सिमम करता है। ऐसा कौन सा डायूरेटिक है जो नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट मैक्सिमम देता है, फ्यूरोसेमाइड करता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम याद करना, बिकॉज ऑफ लुमिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज करता है, साथ में पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, साथ में बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन। तो इस तरह से इसका मेन क्या हो गया, इसका ये मैकेनिज्म एक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर इसका यूजेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कौन से, ऑब्जेक्टिव मतलब किस तरह के एडिमा में यूज होता है, हाइपर कैल्शियम ऑफ मैलिग्नेंसी में यूज होता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने पॉइंट वाइज एक एक डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे इस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन बता दिए। सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट में आपको पूरा सिंथेसिस लिखना होता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को इनेबल करें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट प्लेलिस्ट लगा रखी है, आप उनको देखना ना भूले। यहाँ पे आपको एंड ऑफ द लेक्चर बहुत सारे क्लिक भी मिलेंगे जिसमें आप उस पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाएगा और वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।